अब हम फाइनली आ गए सर किसमें, रूल 3B में, पेज नंबर 6.30। रूल 3B इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सिखा रहा है एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे। 17-7A क्या बोलता है, एक्सेस कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो इंटरेस्ट की इनकम है या डिविडेंड की इनकम है किसी भी फंड में, उसको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में कैलकुलेट करके टैक्स कर देना है। ठीक है जी, कर देंगे। आगे तो बढ़े जी। यहां पर बात हो गई, अब इससे अगले पेज पर आ गए। देखो यहां कुछ लिखा तो नहीं है, बचा हुआ तो नहीं है लिखना कुछ। डन डन। अब यहां पर वही बात रिपीट हो रही है, क्या, एनुअल एक्रिएशन, जो हर साल फंड में इनकम हो रही है। फंड वही तीन है, आरपीएफ, एनपीएस और एएसएफ। सर जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन गया 750 से ऊपर, वो तो टैक्सेबल हुआ ही, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। कब से, असेसमेंट ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 20-21, मतलब इफेक्टिव रेट क्या है, 1/4/2020। ये लैंग्वेज तो वही है जो 17-7A में लिखी हुई है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर वो आ गया रूल 3B। अब रूल 3B ने वो जो मैनर दिया ना, वो मैनर ये फॉर्मूला दिया, ऐसा कुछ कि हम मैथमेटिक्स की क्लास में आ गए। बस इसी से बच्चे डरते हैं और इसी को अभी तोड़ेंगे हम लोग। ये टीपी, टैक्सेबल परक्यूजिट्स। टीपी क्या है, टैक्सेबल परक्यूजिट्स। करंट प्रीवियस ईयर, कौन सा प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, 23-24 का। हम अभी कौन सी क्लास में, प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। तो टैक्सेबल परक्यूजिट्स है ये बेसिकली। ये वैल्यू है जो आंसर इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट इनकम है जो टैक्सेबल होगी। 17-7A में ये क्या है सर, ये टैक्सेबल परक्यूजिट्स एक तरह की इंटरेस्ट इनकम है जो टैक्सेबल होगी, जो इस फॉर्मूले से निकलेगी। अब ये सर आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये सर पीसी क्या है, करंट ईयर का जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है। अगर हम अपने पिछले एग्जांपल की बात करें तो ये 2.5 लाख है। अभी पिछले एग्जांपल में 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख, 7,50,000 से अधिक 2.5 लाख, ये 2.5 लाख है। पीसी क्या है, करंट ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन जो 7,50,000 के ऊपर है, तीनों फंड को मिला के। सर बाय 2 का क्या लॉजिक है, दूंगा मैं, डोंट वरी। सर ये PC1 क्या है और ये TP1 क्या है, बस घबराना नहीं है कुछ भी, ये मैथमेटिक्स है ही नहीं। मैं इसको हलवा बना दूंगा अभी तुम्हारे सामने। ऑलरेडी हम लोग पीछे मेहनत कर चुके हैं, याद है एक चार्ट बनाया था, इंटरेस्ट ए, इंटरेस्ट बी, इंटरेस्ट सी, इंटरेस्ट डी, इंटरेस्ट ई, इंटरेस्ट एफ, ऐसे करके हमने मल्टीपल ईयर डिस्कस किए थे। कब, जब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 250 से अधिक हो रहा था। तो क्या बोला था, करंट ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा ही, पिछले साल का भी अगर कोई एक्सेस कंट्रीब्यूशन है तो उसके इंटरेस्ट को भी टैक्स करेंगे। और क्या बोला था, पिछले साल के एक्सेस कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट मिला था उसके इंटरेस्ट पे भी जो इंटरेस्ट है उसको भी टैक्स करेंगे, बोला था ना। कब, पीछे 2.5 लाख वाले में। ऐसा ही कुछ यहां करेंगे, ऐसा ही कुछ यहां करेंगे। सर ये PC1 क्या है, पिछले सालों का एक्सेस कंट्रीब्यूशन, और ये TP1 क्या है, उन्हीं पिछले सालों के एक्सेस कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट जो तुमने 17-7A में टैक्सेबल किया था। सर PC1 क्या है, 17-7 का एक्सेस कंट्रीब्यूशन पिछले सालों का। सर ये 17-7A बोल के जो इंटरेस्ट आप पिछले सालों में टैक्सेबल किए थे वो ये है। सर पिछले सालों में मतलब वही, ये अमेंडमेंट कब से आई है, प्रीवियस ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 22-23, 23-24 वाला तो करंट ईयर में है, प्रीवियस ईयर 23-24। सर करंट ईयर में कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल करेंगे, सुनो ध्यान से, लिखना कुछ भी नहीं है, अभी लिखने का टाइम देता हूं, तुमको पता है। सर करंट ईयर में रूल 3B के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल करेंगे, अगर हमारा तीनों फंड को मिला के एक्सेस कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 7,50,000 से अधिक, तो वैल्यू TP इज इंटरेस्ट टैक्सेबल इन सेक्शन 17-7A। तो ऐसे पिछले साल का TP निकला होगा, पिछले साल भी तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन गया होगा, पिछले साल का TP निकला होगा, उसके भी पिछले साल का TP निकला होगा, उसके पिछले साल का भी TP निकला होगा, तो उन सबका TP का टोटल इज TP1। ये रहा। प्रीवियस ईयर 20-21 में भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन गया होगा तो उसका इंटरेस्ट, 21-22 में भी जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन गया होगा उसका इंटरेस्ट,
और 22-23 में भी, यानी पिछले साल जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन गया होगा उसका इंटरेस्ट, पिछले 3 सालों के जो टैक्सेबल इंटरेस्ट का टोटल है वो ये है TP1, 17 to 7A ऑफ ओल्ड 3 प्रीवियस ईयर्स। व्हाट इज PC1? तो पहले देखो व्हाट इज PC। सर करंट ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन इज PC। तो व्हाट इज PC1? सर पिछले साल का एक्सेस कंट्रीब्यूशन प्लस उसके भी पिछले साल का एक्सेस कंट्रीब्यूशन प्लस उसके भी पिछले साल का एक्सेस कंट्रीब्यूशन। उसके पीछे नहीं, कहां तक जाना है? 20-21 तक। बोला सर नौकरी ही पहले साल है मेरा, ये पहला साल है सर नौकरी का, PC1 0। सर ये मेरा पहला साल है नौकरी का, TP1 0। अगर तुम्हारा फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब है, पहला साल है ये साल, और इसी साल में तुमने RPF में 7,50,000 से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कर दिया है, पिछले साल मैं नौकरी पे ही नहीं था सर, तो आपका PC1 और TP1 0। कितना क्वेश्चन सिंपल हो गया। बोला सर R क्वेश्चन में दिया रहेगा? नहीं, इतना हलवा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि R क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये R हमें निकालना पड़ेगा। सर साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाएंगे क्या? नहीं बाबू, तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, प्लेन सिंपल रखना है लाइफ को। अभी सिखाऊंगा कैसे निकलेगा R रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग क्वेश्चन से निकालेंगे। TP1, PC1, PC सब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा, अपने को इस फॉर्मूले में सेट करके TP निकालना है। सर ये PC तो समझ आए, PC1 क्या है? पिछले सालों का एक्सेस कंट्रीब्यूशन का समेसन। पिछले में कितने पीछे तक जाए? जब से ये रूल आया है, जब से ये सेक्शन आया है, क्लॉज आया है, कहां से सर? 1/4/2020 से, प्रीवियस ईयर 20-21 से। सर याद करके जाना हो गया, सर याद करके जाना होगा क्या एग्जाम में? नालायक, अगर याद करके नहीं जाओगे तो तुम PC1 में फिर 5 साल का PC1 लोगे क्या? ये PC1 कहां से लेंगे? एक्सेस कंट्रीब्यूशन 750। सर ये PC1 0 हो सकता है, हाँ, अगर तुम्हारा पहला साल है। और सर अगर पिछले साल तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 750 से क्रॉस ही नहीं किया है। सर पिछले 3 सालों में मेरा कंट्रीब्यूशन गया है फंड में, लेकिन वो कभी भी 750 से क्रॉस नहीं किया, पहला साल है ये जब क्रॉस किया है। सर इसके पिछले साल 6 लाख था, उसके पिछले साल 5 लाख था, उसके पिछले साल 4 लाख था, पहला साल है जो 8 लाख गया है। सर अगर आपका ये पहला साल है प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, जिसमें आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तीनों फंड मिला के क्रॉस किया 7,50,000, पहला साल है, तो ये हमारा PC1 और TP1 सब 0। 2 केस में ऐसा हो सकता है, कब? जब पहली बार तुम 750 क्रॉस किए हो इसी ईयर में, या फिर पहला ही साल है सर ये जॉब का। ठीक है, तो एग्जाम में ये चीज क्लिक करनी चाहिए आपको। अभी सब बताऊंगा, ठंडे दिमाग को रखना है, घबराना नहीं है। सर फॉर्मूला, मेरी आंखें ना इधर उधर हो रही हैं सर, मुझे घबराहट सी हो रही है। सर कुछ नहीं करना है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो। सर अब काहे का कॉमर्स का स्टूडेंट? कॉमर्स के स्टूडेंट को डर कब लगता है? जब वो पहली बार कॉमर्स में मैथ देखता है। तुम पहली बार मैथ्स देख रहे हो, तुमने तो 11th-12th में मैथ्स ले रखी होगी एक्स्ट्रा में, तुमने तो फाउंडेशन में मैथ ले रखी है, तुमने तो इंटर में कॉस्टिंग जैसे पेपर को पढ़ा होगा, तुमने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा मैथ को, टैक्स को, कॉस्टिंग को। अब काहे का मैथ से डर? और ये मैथ है ही नहीं, कौन सा मैं इसमें ट्रिगोनोमेट्री ला रहा हूं और ज्योमेट्री ला रहा हूं। कितना सिंपल है। टीपी इज व्हाट? टीपी इज व्हाट? करंट ईयर का टैक्सेबल इंटरेस्ट, टैक्सेबल परक्यूजिट्स का शॉर्ट फॉर्म है टीपी। व्हाट इज पीसी? सर जो करंट ईयर में तुम्हारा एक्सेस कंट्रीब्यूशन गया, अगर 8 लाख गया तो 50,000, और अभी 10 लाख गया था तो 2.5 लाख। और सर व्हाट इज PC1? पिछले सालों का एक्सेस कंट्रीब्यूशन का टोटल। व्हाट इज TP1? सर पिछले साल भी तो तुमने इंटरेस्ट को टैक्सेबल किया होगा, तो उसका टोटल। पीछे कहां तक जाएंगे? जब से ये आए हैं नए नए चीजें। कब से आए हैं? 1/4/2020 से आए। सर आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिया रहेगा, दिया रहेगा तो बहुत अच्छा, निकालना होगा निकाल लेंगे, डरना क्या है। थोड़ा सा ठंड रखो, मैं ये बताना चाह रहा हूं। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, इसको लॉजिक बिल्ड करो। और सर आपके जो प्रोविडेंट फंड की क्लास स्टार्ट हुई थी 5-6 घंटा पहले, मतलब 7-8 घंटे से पढ़ रहे हैं, 7-8 घंटे पहले जो स्टार्ट हुई थी उसी समय ये बता देता तो तुम्हारे तो सारे बल्ब फ्यूज हो जाते। अब तुम्हें पता है हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स। अब तुम प्रोविडेंट फंड के काफी सारे क्वेश्चंस विद फॉर्मेट कर चुके हो, तो इन सब से तुमको डर नहीं लगेगा। बातों ही बातों में मैंने तुमको ये पूरा चार्ट बता दिया है।
बातों बातों में ये टेबल बता दिया है तुमको, और इस टेबल में ही आर निकालने का फॉर्मूला छिपा हुआ है, बस वो फॉर्मूला तुमको बताना है। ठीक है। और एग्जाम में तीनों फंड मिक्स होके क्वेश्चन नहीं आते हैं, एग्जाम में एक ही फंड का क्वेश्चन आता है और वो है आरपीएफ। एनपीएस को भी मिक्स नहीं करता है। अपन लोग क्लास में तो एनपीएस को भी मिक्स कर दिए। सर मिक्स आएगा मिक्स कर लेंगे, अकेला आएगा अकेला कर लेंगे। नाउ यू आर एलिजिबल फॉर एवरी काइंड ऑफ परमोटेशन कॉम्बिनेशन। बातों ही बातों में ये फॉर्मूला थोड़ा सा एडजस्ट हो चुका है, फॉर्मूले के फिगर थोड़े थोड़े एडजस्ट हो चुके हैं, ये बॉक्स की चीज। ठीक है, धीरे धीरे और डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। देखो सर, रूल 3B सेक्शन 17 to 7A इफेक्टिव कब से हुआ है, ये डेट, ये असेसमेंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर। याद रखना होगा, हाँ याद रखना होगा। सर तुमने ज्वाइन कब किया है, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 वाज योर फर्स्ट ईयर। तो लास्ट ईयर तुमने ज्वाइन किया, यानी PC1 इस क्वेश्चन में होगा और TP1 भी इस क्वेश्चन में होगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं तुम्हें, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। TP1 PC1 लास्ट ईयर तुमने ज्वाइन किया, लास्ट ईयर वाज योर फर्स्ट ईयर। हम एग्जाम में असेसमेंट ईयर 24-25 की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 23-24 की। और डेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट ईयर से। जानबूझ के डेटा ले रहा हूं लास्ट ईयर से ताकि फॉर्मूला समझा सकूं। लास्ट ईयर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना गया सर, 8 लाख। कितना एक्स्ट्रा है सर, 50,000। टैक्सेबल करोगे सर, हाँ करेंगे। कौन से सेक्शन में, 17 to 7 में। उसके इंटरेस्ट को भी टैक्सेबल करोगे, हाँ सर करेंगे, 17 to 7A में। मान लो दिया हुआ है कितना, 4,000। कहां से आया होगा 4,000, पिछले साल भी तुमने फॉर्मूला लगाया होगा, वही क्या, TP इक्वल टू PC/2 इंटू R प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू R, ऐसे करके फॉर्मूला लगाया होगा तुमने। सर लेकिन पिछला साल तो क्या था, फर्स्ट ईयर था, तो फर्स्ट ईयर में ये कैसे निकला होगा, TP इक्वल टू PC/2 इंटू R, इतने से निकल गया होगा। हाँ सर निकल गया होगा। क्यों सर, क्योंकि पिछले साल फर्स्ट ईयर था, तो उसके पीछे तो तुम्हारा कोई भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट था ही नहीं ना। तो पिछले साल फर्स्ट ईयर में हमेशा फॉर्मूला क्या होगा, देखो फर्स्ट ईयर में तुम्हारा PC1 होगा 0 और TP1 भी होगा 0, तो फॉर्मूला तुम्हारा इतना ही रह जाएगा फर्स्ट ईयर में। ये फर्स्ट ईयर है ना। अब फर्स्ट ईयर में तुमने टैक्सेबल किया है एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना, 50,000, और फर्स्ट ईयर में ही तुमने उसके इंटरेस्ट को भी टैक्सेबल किया है फॉर्मूला लगा के। तो ये एक अंदाज से 4,000 की फिगर लिखा है तुमने को मैंने। अब अगले साल में देखो, अगले साल में सेकेंड ईयर में तुम आ गए करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, फिर से कंट्रीब्यूशन गया है सर, हाँ सर 8 लाख का गया है। तो एक्सेस कितना है सर, 50,000। फिर से इसको टैक्सेबल करोगे, हाँ करेंगे सर, 17 to 7 में। सर इसके इंटरेस्ट को, अब इसका इंटरेस्ट नहीं, बहुत सारा इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। कैसे, 17 to 7A में। सिर्फ इसी का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, नहीं सर, पिछला वाला जो 50,000 है उसका भी इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, पिछला साल वाला जो 4,000 है उसका भी इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, और जो करंट ईयर का 50,000 है उसका भी इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। अब यहां से तुम्हारा फॉर्मूला निकल रहा है, देखो ध्यान से, ये हो गया TP टैक्सेबल परक्यूजिट्स करंट ईयर का। अब क्या बोला, जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उसका बाय 2 लेके उसको R से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जो पिछले साल का एक्सेस कंट्रीब्यूशन है और जो पिछले साल का तुम्हारा टैक्सेबल परक्यूजिट्स है, उस दोनों का भी टोटल करो और इंटू R कर दो, अब सर पहले पार्ट में बाय 2 कर रहे हैं, बाद वाले पार्ट में बाय 2 क्यों नहीं कर रहे हैं, बताऊंगा लॉजिक इसका भी। लेकिन देखो एकदम प्रैक्टिकली तुमको मैं फॉर्मूला तैयार करके दिया हूं, प्रैक्टिकली मैंने तुमको फॉर्मूला मैच करा के दे दिया। क्या है फॉर्मूला, सर परक्यूजिट्स वैल्यू इक्वल टू सेक्शन 17 to 7A का टैक्सेबल, वही टैक्सेबल परक्यूजिट्स वैल्यू इक्वल टू PC/2 इंटू R। सर ये क्या है, करंट ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन, जिसको बाय 2 करना पड़ा और फिर इंटू R करना पड़ा। सर PC1 क्या है, पिछले सालों का एक्सेस कंट्रीब्यूशन, देखो ईयर लिखा हुआ है। TP1 क्या है,
पिछले सालों का टैक्सेबल इंटरेस्ट, देखो ईयर लिखा हुआ है, और ये भी बताया हुआ है कि ये 0 हो सकता है कब, अगर तुम्हारा फर्स्ट ईयर है और या फिर पिछले सालों में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 750 से अधिक नहीं हो रहा है। अब बच्चे पूछते हैं वाई फॉर्मूला, सर रूल 9D जैसा क्यों नहीं है ये? क्योंकि यहां बाइफर्केशन अलग अलग फंड वाइज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तीनों फंड का एग्रीगेट करना पड़ता है। जो 2.5 लाख की लिमिट थी ना, वो आरपीएफ के लिए अलग थी, एसपीएफ के लिए अलग थी, वहां एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां हमारे को एग्रीगेट करके देखना पड़ता है 750 क्रॉस किया कि नहीं किया। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला चाहिए। हम फंड वाले को नहीं बोल सकते तुम 2 अकाउंट मेंटेन करो, एक में 750 रखना, एक में 750 से एक्स्ट्रा रखना। फंड वाइज लिमिट नहीं है, तीनों फंड का मिला के। अगर कोई तुमको कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो ये ज्ञान चिपका देना कि भैया गवर्नमेंट, अच्छा कभी कभार ना तुमको नेगेटिव बोला जाएगा, यार कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मान लो तुम्हारा फ्रेंड ही बोलता है यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? तो उसको थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी दो, भाई गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर टैक्स बचाने की स्कीम लगा रखे थे, रिटायरमेंट प्लान को इन्वेस्टमेंट प्लान बना रखे थे, दोनों मिलके बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन डाल देते थे ताकि इंटरेस्ट टैक्स फ्री हो जाए, रिटायरमेंट पे पैसा टैक्स फ्री हो जाए। ऐसे समझाओगे सामने वाला पॉजिटिव रहेगा। जब तुम किसी नियम के लिए पॉजिटिव रहते हो ना तो वो चीज जल्दी समझ में आती है। अगर तुम ये जो अभी सिखा रहा हूं इसके लिए तुम अगर पॉजिटिव रहोगे तो ये चीज जल्दी समझ में आएगी और तुम्हारे एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्लियर है, रटना नहीं है, लॉजिक होना चाहिए। तो आर इज अ रेट निकाल लेंगे, बट PC/2 क्यों बताऊंगा। PC1 कहां से आ रहा है, TP1 कहां से आ रहा है, सब देखो पीछे से बता दिया है तुमको कहां से आ रहा है। अब खाली R बचा और by2 क्यों करते हैं वो बचा। और by2 आपने पहले पार्ट में किया तो दूसरे पार्ट में क्यों नहीं किया? सर PC/2 कर रहे हैं आप, लेकिन PC1 प्लस TP1/2 इंटू R क्यों नहीं कर रहे हैं बताऊंगा। वहीं पे लॉजिक क्लियर हो। R निकालना है अपने को, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस खत्म। कितना सिंपल है सर। एक देखो एग्जांपल से गया हूं, पहले तुमको फॉर्मूला समझाया, रटने नहीं बोला, ठीक। ये फॉर्मूला समझाया, अब तुमको यहां हिस्ट्री बताई कि देखो तुम्हारी ज्वाइनिंग पिछले साल हुई थी, पिछले साल का तुम्हारा डेटा है 50,000 4,000, और पिछले साल के फॉर्मूला आधा ही लगा। आधा क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसके पीछे तुम्हारा 0 है PC1 TP1, क्योंकि तुम्हारा ये फर्स्ट ईयर है। अब पिछले साल से डेटा जब आया करंट ईयर में तो तुमको एक्सेस कंट्रीब्यूशन फिर चला गया, तो अब उससे रिलेटेड इंटरेस्ट ना उससे नहीं, पुराने कंट्रीब्यूशन भी तो फंड के अंदर है एक्सेस, उसका भी तो इंटरेस्ट आएगा। तो जो पिछले साल का 50,000 है उसमें फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, पिछले साल का जो 4,000 इंटरेस्ट है वो भी तो फंड के अंदर है, उससे फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। तो हो गया फॉर्मूला तैयार। अब उससे मैंने फॉर्मूला तैयार किया, ये फॉर्मूला समझा। अब जिंदगी में तुम कभी नहीं भूलोगे, है ना। और दोस्तों को भी सिखाओ, अपने कॉलेज में सिखाओ इसको, आप अपने पीजी हॉस्टल में सिखाओ, आप अपने ऑफिस में सिखाओ। और ऑफिस में तो तुमसे तुम्हारे सीनियर ये सीखेंगे। ऑफिस में जो तुम फर्स्ट ईयर आर्टिकल बन के जाओगे, फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग बन के जाओगे, और ऑफिस में कुछ ये सब चल रहा होगा, तो भाई तू बस अपना रजिस्टर लेके बैठ जाना। और ना समझ में आए फिर भी उनको, अब देखो मैं जो समझाने का तरीका है तुम वैसे तो नहीं समझा पाओगे ना समझ में आए, तेरी बात थोड़ी समझ में आए, तो बस मेरे YouTube की 3 वीडियो चिपका देना कि भैया पार्ट C मत देखो, पहले पार्ट B देखो, और पार्ट B मत देखो, पहले पार्ट A देखो। पहले पूरा लॉजिक क्लियर करो पीछे का, पार्ट A से देखो पार्ट B, और फिर पार्ट C पे पहुंच के ये आखिरी देखो। कोई बच्चा सीधा इसी को देखेगा, तकलीफ में थोड़ा सा आएगा। कोई बच्चा पार्ट A पार्ट B देखता हुआ यहां आएगा, समझ में। और मुझे लगता है तुम अब कैपेबल हो किसी को भी इसको समझाने के लिए। एक बार पहले खुद समझ लेना, अच्छे से डाउट वाउट पूछ लेना, फंडा क्लियर कर लेना, उसके बाद हाथ डालना दूसरे के ऊपर। पहले खुद इन सब को एब्जॉर्ब कर लेना, मेरा नाम मत डुबाना। बट हाँ, मुझे लगता है कि अब तुम ये फॉर्मूले से डरोगे नहीं कभी भी। ये फॉर्मूले से बच्चे डरते हैं, भागते हैं और सोचते हैं कि यार एग्जाम में सैलरी का क्वेश्चन तो आए बट प्रोविडेंट फंड का क्वेश्चन ना आए। तुम नहीं डरोगे। मेहनत तो कर ली, तो ये चीज यहां से क्लियर है। कोई भी चीज डबल टैक्सेशन नहीं हो रही, और हो रही है तो गवर्नमेंट चाहती है कि तुम ये सब काम ना करो, है ना। ये सब लिख लिए थे, ये भी लिख लिए थे।
डन, ये भी लिख चुके थे। यहां से लिखिए, यहां से PC1 TP1, यस, फॉर विच ईयर? फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। और सर नील क्यों हो गया? किसके लिए? फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। क्यों सर? क्योंकि वो तुम्हारा फर्स्ट ईयर था, तुमने जॉब ही ज्वाइन किया है उस ईयर में, तो उस ईयर में पुरानी हिस्ट्री तो तुम्हारी होगी नहीं। हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होगी? प्रीवियस ईयर 20-21 से, लेकिन जॉब कर रहे होगे तब ना। लिखिए इसको अच्छे से। से 4000 मतलब गिवन है, 4000 गिवन है क्वेश्चन में। नहीं गिवन होगा तो हम PC/2 इंटू आर, पिछले साल का आर निकाल लेंगे, उसको PC/2 कर देंगे तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी सीखेंगे, डोंट वरी, अभी एग्जाम्पल करेंगे हम लोग सारे, और एग्जाम्पल करेंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा था। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, ये प्रीवियस ईयर 23-24 का एक्सेस कंट्रीब्यूशन है। कौन? पीसी। और PC1 वही एक्सेस कंट्रीब्यूशन है पिछले 3 सालों का, और TP1 वही पिछले 3 सालों का एक्सेस कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड इंटरेस्ट है जो तुम पिछले 3 सालों से टैक्सेबल करते आ रहे हो। बट फिलहाल करंट ईयर में पिछला साल एक ही साल है हमारे पास, क्योंकि नौकरी ही प्रीवियस ईयर 22-23 से की थी। डन, डन, वीडियो रोक के लिख लिया सारे। सर ये जो टैक्सेबल परक्यूजर्स वैल्यू निकलेगी, ये तीनों फंड का जो एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन है, एक्सेस कंट्रीब्यूशन, उसका इंटरेस्ट है। तो ये जो पीसी है ये क्या है? वही तीनों फंड का टोटल एग्रीगेट जो 750 से एक्स्ट्रा हो गया, वो है पीसी। तो ऐसे ही PC1 क्या है? वही तीनों फंड का पिछले सालों का एक्सेस कंट्रीब्यूशन मिला के और फिर उससे रिलेटेड इंटरेस्ट TP1। सर बाय 2 क्यों करते हैं? बाय 2 का लॉजिक है एवरेज आउट करना। क्यों? क्योंकि आप हर महीने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, फंड में हर महीने पैसा जाता है, एक बार में नहीं जाता है पैसा। सर बाय 2 मान लो कब नहीं करते? देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, फंड ने कितना रेट इंटरेस्ट कमाया। अब तुम फंड में कोई पहले तारीख को थोड़ी ना पैसा डाल रहे हो। करंट ईयर प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या फंड में पैसा 1/4/2023 को चला गया? नहीं ना। ठीक है, तो फंड में क्या होता है? हर महीने कंट्रीब्यूशन जाता है, हर महीने 10,000 करके 1,20,000 होता है। अब तुम 1,20,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दोगे एनुअल वाला, गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए एवरेज किया गया बाय 2 करके। तो सर लास्ट वाले पार्ट में बाय 2 क्यों नहीं किया गया? बेटा ये तो एक तरह से फंड बैलेंस है ना। एक तरह से ये क्या है मालूम है? ये है फंड बैलेंस। एक तरह से ये फंड बैलेंस है 31 मार्च 2023 का। करंट ईयर 1/4/2023 लिख लो। फंड बैलेंस नहीं है बेसिकली ये। फंड बैलेंस पूरे फंड में तो बहुत कुछ आता है ना, एम्प्लॉय का पैसा, एम्प्लॉयर का पैसा, 7,50,000 भी आएगा, ये तो एक्स्ट्रा है। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे समझो, फंड बैलेंस नहीं लिखते हैं इसको। PC1 और TP1, ये स्टेटस PC1 TP1 क्या है? पिछले 3 सालों का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन प्लस पिछले 3 सालों का टैक्सेबल इंटरेस्ट। तो फंड में ये 1/4/2023 को है या नहीं है? पूरे 12 महीने के लिए, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। है सर, तो इंटू आर किया, बाय 2 करने की नौबत नहीं आई। फिर से बाय 2 क्यों करते हैं? क्योंकि सर फंड में एक साथ पैसा नहीं जा रहा है 1 अप्रैल 2023 को। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है?
1/4/2023 से 31 मार्च 2024। क्या फंड में एक साथ पैसा जा रहा है? नहीं, इसीलिए बाय 2 करते हैं रेट ऑफ मल्टीप्लाई करने से पहले। और उधर वाला फंड तो 1/4 को था, ये तो पिछले सालों का एक्सेस कंट्रीब्यूशन प्लस पिछले सालों का इंटरेस्ट है, तो दैट अमाउंट इज अपियरिंग इन द फंड फॉर होल ईयर, तो इसलिए इसमें सीधा इंटू आर करते हैं। ये लॉजिक हो गई। अब है आर कैसे निकालते हैं। अब एक ही चीज बचा है, आर कैसे निकालना है, बस। ठीक है, बाकी ये हमारा कंप्लीट है। अब सारा खेल है आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। चलो सर, इस पे भी काम कर लेते हैं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे लिख चुके थे ये सब तो वीडियो को रोक के ना। क्लियर है हम क्यों ये फॉर्मूले में जा रहे हैं, रूल 9D जैसा क्यों नहीं है ये रूल। वहां पर हमें फंड में देखो सर, प्रैक्टिकल लाइफ में ना, प्रैक्टिकल लाइफ में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 250 से अधिक जाता है तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट नहीं करना होता। फंड का स्टेटमेंट डाउनलोड कर लो, उसमें लिखा होता है। 31 मार्च खत्म हुआ, हम फंड का स्टेटमेंट मंगवा लेंगे। वो जो फंड का स्टेटमेंट आएगा ना, वो बाइफर्केशन करके देगा कि 2.5 लाख इधर है और 2.5 लाख से एक्सेस कंट्रीब्यूशन इधर है और उसका इंटरेस्ट इतना है। प्रैक्टिकल लाइफ में 2.5 लाख वाली जो लिमिट है एसपीएफ और आरपीएफ में एम्प्लॉय वाली, तो 31 मार्च 2024 खत्म होते ही फंड का स्टेटमेंट निकलवाएंगे। वो स्टेटमेंट 2 हिस्सों में बट के आएगा कि 2.5 लाख वाले एरिया का इंटरेस्ट इतना है और उधर वाले एरिया का इंटरेस्ट इतना है। उधर वाले को सीधा टैक्स करना है। बट इसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, इसमें हमें खुद अपनी तरफ से कैलकुलेट करना है ना। और एग्जाम हम क्लास में तो वैसा क्वेश्चन कर लिए ना, रूल 9D पे फॉर्मूला लगा के कि सर क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट दिया हुआ ही नहीं, निकालना तो पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वो मैंने करा दिए तुमको, एसपीएफ में एक और आरपीएफ में एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट निकालने वाला डिवीजन करते समय देख लेना। ये फॉर्मूला नहीं था, उसका अलग ही फॉर्मूला था। कहानी ऐसी ही थी कि पुराने फंड पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, बट इतना कॉम्प्लिकेशन पीछे नहीं था, यहां है। ठीक है, ध्यान रखना है तुमको। डन, ये सब तो डन है ही, लिख चुके हैं सब। वीडियो रोक के कुछ छूट तो नहीं रहा। आर पे गेम है बचा है, तो उसके लिए पहले इस पेज का वीडियो रोक के पूरा रीडिंग कंप्लीट करो। ये आर अपने आप क्लियर हो जाएगा, ये आर अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये मैं बता चुका, करंट ईयर का टैक्सेबल परक्विजिट्स यानी इंटरेस्ट है ये करंट ईयर का। पीसी क्या है, एक्सेस कंट्रीब्यूशन करंट ईयर का। PC1 क्या है, 1/4/2020 से लेकर पिछले साल के एंड तक जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन गया है उसका सम। और TP1 क्या है, उस पे जो टैक्सेबल इंटरेस्ट हुआ था पिछले साल तक फ्रॉम 2021 उसका सम बता चुका हूं। आर क्या है, I/FAVG। तो I क्या है सर, ये रहा। FAVG क्या है, तो ये रहा। अब इसको समझना है, तो इसलिए कहा कि एक बार वीडियो को रोको, रीडिंग कंप्लीट कर लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा आर भी, और वो मैं बताऊंगा भी। उसके बाद हम लोग फटाफट इस एग्जाम्पल को करेंगे, और इस एग्जाम्पल को करेंगे आपका प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर सीधा हम लोग जाएंगे अग्निवीर वाले पे। अग्निवीर वाले पे वी आर वेरी क्लोज टू फिनिश आवर डिस्कशन, वी आर वेरी क्लोज टू फिनिश आवर डिस्कशन। सिर्फ आपको वीडियो रोक के ये टेबल फॉर्मूला से लिंक करना है आपको। ऊपर की चीज तो आप पढ़ चुके हैं, कुछ नोटिंग वोटिंग करनी है तो कर लीजिए। ये कुछ नोटिंग वोटिंग जो करनी है आप कर लीजिए, ऑलरेडी नोट्स में लिखवा ही दिया। बाय 2 का लॉजिक भी बता ही दिया। बाय 2 क्यों करते हैं, क्योंकि पैसा फंड में इकट्ठा नहीं जाता, पर मंथ जाता है। रेट पूरे साल भर का है तो एवरेज करना पड़ता है। वीडियो रोकिए, रीडिंग कंप्लीट कीजिए, और कुछ नोटिंग जो करनी है कर लीजिए। पढ़ा बच्चों ने? बहुत सिंपल है सर, जो बात आपको बताई थी मैंने वही बात यहां पर लिखी हुई है। टीपी स्टैंड्स फॉर टैक्सेबल परक्यूट्स, मतलब जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उसका इंटरेस्ट कितना आया,
और वो सिंपल नहीं है, थोड़ा एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाना है। फॉर्मूला क्या कहता है वही मैंने बताया आपको। पीसी क्या है, जो तीनों फंड है आपके आरपीएफ प्लस एएसएफ प्लस एनपीएस, तीनों फंड में जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है सेम प्रीवियस ईयर में, यानी अगर अपने ईयर की बात करें हम लोग तो प्रीवियस ईयर 23-24 में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, जो माइनस कर देंगे 7.5 से तो हो जाएगा पीसी, और बाय 2 कर देना है। यानी अगर हम अपने 10 लाख का एग्जांपल लें तो 2,50,000 डिवाइड बाय 2। अच्छा, पीसी1 में मैंने क्या बोला था, जब से ये अमेंडमेंट्स आई हैं यानी 1 अप्रैल 2020, यानी प्रीवियस ईयर 20-21 ऑनवर्ड्स, लेकिन करंट ईयर उसमें नहीं लेना है, अदर देन करंट ईयर नहीं लेना है। तो सर जो आपको क्लास में बताया, प्रीवियस ईयर 20-21 लेना है, 21-22 लेना है, 22-23 लेना है। हर साल आपने तीनों फंड में जो एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन दिया है 750 से ऊपर, उसका ये टोटल है। और फिर हर साल अकॉर्डिंगली आपने इंटरेस्ट भी दिया होगा इन्हीं तीनों सालों में। अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके उस पर टैक्स भी दिया होगा, तो वो टीपी1 है। अब मेन हम लोग यहां पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, आर कैसे निकलेगा। तो सिंपल है, आर को कैसे निकालना है। तो फंड में जो इनकम हुई है, फंड में कैसी इनकम होगी, वही इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द फंड। अब फंड कौन से हैं, तीनों फंड, हम तीनों फंड की इकट्ठे बात कर रहे हैं। तो ये इनकम जो तीनों फंड में आई होगी आपको, तीनों की फंड की, एग्जाम में जो भी हो, एक फंड देखो जनरल एग्जाम में एक फंड का क्वेश्चन होगा, कोई भी एक फंड का, हम तीनों के लिए तैयार हैं, हम तीनों के लिए तैयार हैं। तो बोलता है फंड में जो इनकम आई है, आरपीएफ, एनपीएस और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में ड्यूरिंग द ईयर जो इनकम इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है वो ले लो। अगर एक फंड है तो एक, तीनों है तो तीनों का एग्रीगेट। अच्छा, अब कभी कभी क्वेश्चन में आई नहीं दिया हुआ होता है कि कितनी इनकम क्रेडिट हुई है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन प्रीवियस ईयर, हमारा कौन सा ईयर है, 23-24। क्वेश्चन में कभी कभी नहीं दिया रहता है कि फंड में कितना इनकम क्रेडिट हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप फंड का क्लोजिंग बैलेंस ले लोगे। बहुत सिंपल है, फंड में इनकम कितनी क्रेडिट हुई है ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए फंड का आप क्लोजिंग बैलेंस ले लो, ठीक, उसमें से माइनस कर दो ओपनिंग बैलेंस, ठीक, उसमें से माइनस कर दो ड्यूरिंग द ईयर का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और उसमें से माइनस कर दो ड्यूरिंग द ईयर का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। बस सर, फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से फंड का ओपनिंग बैलेंस माइनस करो, उसमें से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन माइनस करो, उसमें से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन माइनस करो। तो जब ऐसा कर लोगे तो बैलेंस बचेगा। बैलेंस क्या है, ड्यूरिंग द ईयर जो भी फंड के अंदर इंटरेस्ट की इनकम बढ़ी है, क्या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दे कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, 3 फंड है, तीनों का टोटल कर लेना, नहीं तो तीनों फंड के लिए तुमको ये फॉर्मूला लगा के फिर टोटल करना पड़ेगा, इससे तुम्हारी इनकम आ जाएगी। अब रेट निकालना है, तो ये तो इनकम आई है, अब डिवाइड बाय प्रिंसिपल तो होगा बेस। तो प्रिंसिपल में क्या करते हैं, बोलता है फंड का ओपनिंग बैलेंस ले लेना आप अपने प्रीवियस ईयर का, 1 अप्रैल 2023 का फंड का ओपनिंग बैलेंस प्लस 31 मार्च का फंड का क्लोजिंग बैलेंस बाय 2 एवरेज करने के लिए। क्यों, क्योंकि जो फंड का बैलेंस है हर महीने उसमें कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, तो हर महीने आपका फंड का बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो भाई 1 अप्रैल का कुछ और बैलेंस था, 1 मई का कुछ और था, 1 जून का कुछ और था। तो एक परफेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलता है इनकम तो ले लो, किस तरीके से, इस फॉर्मूले से, ठीक। अब इसको डिवाइड हम किससे करें, क्लोजिंग बैलेंस से करेंगे तो भी गलत, ओपनिंग बैलेंस से करेंगे तो भी गलत। तो बोलता है फंड का एवरेज कर लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। अब मान लो क्वेश्चन में 2 फंड है, तो पहले दोनों फंड की ओपनिंग का टोटल करना, अलग अलग मत करना। मान लो क्वेश्चन आरपीएफ का है प्लस एनपीएस का है, तो दोनों की ओपनिंग को जोड़ लेना, फिर दोनों की क्लोजिंग को जोड़ लेना और बाय 2 करना। हालांकि तुम अलग अलग भी करोगे तो सेम ही आंसर होगा। तुमको सिंपल याद रखना है, फंड 1, 2 हो या तीनों हो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करके आपको फंड का एक एवरेज बैलेंस निकालना होगा, FABG, फंड एवरेज। FABG को आप क्या कह सकते हो, FABG को क्या कह सकते हो, फंड एवरेज। कैसे निकालेंगे सर, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। अच्छा सर, कभी कभी क्लोजिंग नहीं दिया होता है, तो ऐसे ही क्लोजिंग भी निकल सकता है,
ओपनिंग प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट क्रेडिट से क्लोजिंग पे पहुंच जाएंगे। सर क्लोजिंग ओपनिंग दे रखा है तो आप इनकम पे पहुंच जाएंगे, और क्लोजिंग नहीं दे रखा है तो आप क्लोजिंग पे पहुंच जाएंगे इसी तरीके की कैलकुलेशन करके। तो ये तो एक बार लिख ही लो जो मैंने बोला है कि अगर इंटरेस्ट की फिगर ना दे रखी हो तो फंड का क्लोजिंग में से फंड का ओपनिंग घटा दो और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन घटा दो तो इनकम पे आ जाओगे। इनकम पे आ गए, फंड के एवरेज पे आ गए, इनकम अपॉन फंड एवरेज से रेट आ जाएगा, और उस रेट को आप फिर क्या मल्टीप्लाई कर देना PC/2 से, और CP1 पे PC1 TP1 प्लस करके उसको मल्टीप्लाई कर देना, वहां 2 से डिवाइड मत करना। अब हम लोग एग्जाम्पल में चले गए। देखो इस पेज पे कुछ लिखना है क्या? लिख लिए थे, यहां पे कुछ भी नहीं लिखना। देखो यहां जो भी समझाने में अगर कुछ लिखना है तो डन, ये जरूर लिख लो अच्छे से, डन। अब ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है सिंपल, ये लाइन कह रही है किसके लिए? कह रही है कि मान लो फंड का 1/4/23 का, फंड का जो भी फंड है क्वेश्चन में, 2 फंड है, 3 फंड है, 1 फंड है, फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस फंड का टोटल ओपनिंग बैलेंस वो है 25 लाख। ठीक है, फंड का ओपनिंग बैलेंस 25 लाख है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर 23-24। सर ये समझा रहा हूं मैथमेटिकली। फंड का ओपनिंग बैलेंस क्या है? 25 लाख। अब इसमें क्या है? इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी है, इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में भी है, इसमें 7,50,000 वाला कंट्रीब्यूशन भी है, एक्सेस कंट्रीब्यूशन भी है, और सबका इंटरेस्ट भी है। तुम्हारा अगर कंट्रीब्यूशन 3 लाख है तो वो भी इसी के अंदर है, तुम्हारा 8 लाख है तो भी इसी के अंदर है। मैं बोल रहा हूं फंड का बैलेंस है, ये फंड का बैलेंस है। अच्छा अब बैलेंस, अब ये TP1 क्या है? फंड का बैलेंस नहीं, फंड में अब तक का कंट्रीब्यूशन नहीं, फंड में अब तक का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये 7,50,000 से जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है उसका टोटल है TP1, वो भी कब से? प्रीवियस ईयर 20-21। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं? फंड का ओपनिंग बैलेंस 25 लाख है। फंड का ओपनिंग बैलेंस मतलब कब से? जब से ये फंड चल रहा है, तुम जब से नौकरी कर रहे हो। मान लो तुम 2021 है ना, 2015 से नौकरी कर रहे हो, तो 2015 से लेकर अब तक का सारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सारा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, साढ़े 7 लाख वाला सब इसी में, इंटरेस्ट सब इसी में, टोटल की बात हो रही है 25 लाख। लेकिन ओवर अ पीरियड मान लो फंड से बैलेंस निकालते हो तो फंड का बैलेंस घटता भी तो है। फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन गया, फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन गया, जरूरत पड़ने पर तुमने फंड से पैसा निकाला होगा विड्रॉल। मान लो 5 साल नौकरी कंप्लीट हो चुकी है, बीच में 10 लाख निकाल लिया छठे साल पे, फिर 2-3 साल के बाद 5 लाख निकाल लिया। 5 साल के बाद तो तुम रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंड से पैसा निकाल सकते हो, टैक्स फ्री निकलेगा, तो फंड का बैलेंस भी घटता है। कंट्रीब्यूशन जाएगा तो बढ़ेगा, निकालोगे तो घटेगा। ऐसे करते करते क्या हुआ, 1/4/2023 को ही TP1 प्लस जो तुम्हारा एक तो TP1 है टैक्सेबल परक्विजिट्स, और एक है तुम्हारा प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन PC1, TP1 और PC1, ये दोनों का टोटल कितना है? मान लो 27 लाख है, जो कि अधिक है तुम्हारे बैलेंस से। सर अधिक कैसे हो सकता है? फंड से तुमने पैसा विड्रॉ किया है इसीलिए। फंड से जब तक तुम पैसा विड्रॉ नहीं करोगे ऐसे सिचुएशन में नहीं आ सकते। सर TP1 क्या है? ये इंटरेस्ट है TP1, और PC1 क्या है? एक्सेस कंट्रीब्यूशन। PC1 क्या है? अभी मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था। सर PC1 क्या है? पिछले 3 साल का एक्सेस कंट्रीब्यूशन, और TP1 क्या है? उसका इंटरेस्ट। तो सर ये तो हमेशा फंड के बैलेंस से कम होना चाहिए जनरली, लेकिन तुमने पक्का पीछे के 5-10 सालों में फंड से पैसा निकाला है, जिसके कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा TP1 PC1 का जो टोटल है वो ज्यादा हो जा रहा है। किससे? तुम्हारे फंड के ओपनिंग बैलेंस से। तो इस केस में जो तुम मल्टीप्लाई करोगे फॉर्मूला में, जो तुम फॉर्मूला में R का मल्टीप्लाई करोगे वो तुम 25 लाख पर इंटू R करोगे, 27 लाख इंटू R नहीं करोगे। फॉर्मूले में क्या करते हैं? PC/2 इंटू R प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू R, वो 27 लाख पे नहीं करोगे, 25 लाख पे करोगे। तो यही चीज यहां पर बोल रहा है।
where the amount or aggregate of amount of TP1 PC1 exceeds the amount or aggregate amount of balance to the credit of a specified fund on 1st April, then उस एक्सेस को तुमको इग्नोर करना पड़ेगा, जिस पर मैंने भी मैथमेटिकली तुमको समझा दिया कि क्या कहना चाहता है। ये 4 लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, समझना है कि फंड का ओवरऑल बैलेंस 25 लाख ही है और TP1 PC1 का टोटल 27 लाख आ रहा है। तो फॉर्मूले में जो तुम फॉर्मूले में PC बाई 2 इंटू आर करोगे वो तो कर देना, और उसके बाद तुमको 25 लाख इंटू आर करना पड़ेगा। तुम TP1 प्लस PC1 कैन नॉट एक्सीड्स 25 लाख आपके फॉर्मूले में। ये मैं समझाना चाह रहा हूं इस 4 में से। सर 25 लाख एक एग्जाम्पल है, और अगर TP1 PC1 का टोटल 27 लाख आ रहा है तो 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। चलिए सर, अब आपका सारा डिस्कशन कंप्लीट है, अब क्वेश्चंस की बारी है, तो पढ़ते हैं। कहता है मिस्टर एक्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज अ CFO ऑफ ABC लिमिटेड इन मुंबई इन द लास्ट ईयर। ये प्रीवियस ईयर 22-23 है। चलो ठीक है, प्रीवियस ईयर 22-23 में तुमने 11 महीने काम किया है, 1 मई को ज्वाइन किए थे। मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज अ CFO ऑफ ABC लिमिटेड इन मुंबई फ्रॉम 1 मई 2022। 11 महीने, तुम्हारा बेसिक सैलरी 550 पर मंथ है और तुमको 10% का DA मिला है, 10% का DA, ठीक। He contributes 11% of his pay and DA towards his recognized provident fund and company contributes the same amount। इसका मतलब क्या है? DA is available for retirement। ये जो तुमने क्या कहा अभी, मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे कि तुमने अपना बेसिक पे प्लस DA मिला के तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बेसिक पे प्लस DA मिला के तुम अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो DA हमेशा अवेलेबल फॉर रिटायरमेंट लेना। अच्छा, कितना जा रहा है? 11% और DA कितना है? 10%। तो चलो सर, तुम्हारा 550 प्लस 10% DA, तो यानी 55,000, ठीक है। और अब तुमने 11 महीने काम किए हैं और तुम्हारा 11% कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो देख लेते कितना आ रहा है। 550 प्लस 55,000 इंटू 11 महीने इंटू 11%, 732,050, यानी लास्ट ईयर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 750 से अधिक नहीं था, यानी लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर 22-23 में तुम्हारा कोई भी अमाउंट एक्सेस बोल के टैक्सेबल नहीं हुआ 1727 में, और उससे रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं हुआ। बल्ले बल्ले, ठीक सर। प्रीवियस ईयर 22-23 में तुम्हारा 17,270 नील, क्योंकि 7,50,000 से तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ ही नहीं। क्लियर है? फिर से कर लेते हैं। तुम्हारी सैलरी फिर से कर लेते हैं। तुम्हारी सैलरी कितनी? 550, इसका 10% DA। सर आपने DA को रिटायरमेंट वाला क्यों माना? क्योंकि आगे लिखा हुआ है बेसिक प्लस DA का 11% तुम RPF में डालते हो, तो जब ऐसी लाइन मिले तो इसका मतलब DA अवेलेबल फॉर रिटायरमेंट है, तो 10% DA जोड़ देते हैं, तो प्लस 55,000 जोड़ दिए, तो ये हो गया बेसिक, ये हो गया DA अवेलेबल फॉर रिटायरमेंट। 11 महीने काम किए, 11% तुमने कंट्रीब्यूट किया। बेस्ट पार्ट क्या है? कंट्रीब्यूशन 12% से अधिक नहीं है RPF में, तो तुम 12% की रेंज में हो और तुम 7.5 लाख और उसके अंदर भी हो, तो दोनों जगह बच गए तुम। तुम्हारा प्रीवियस ईयर 22-23 क्लीन गया तुम्हारा, बट सर इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का। सर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो अधिक हो गया ना, 732,050 माइनस 250, तो सर 732,050 माइनस 250,
सर ये तो एक्स्ट्रा गया ना, इससे रिलेटेड इंटरेस्ट को तो आप टैक्सेबल करोगे ना? हाँ करेंगे, बट उससे रिलेटेड मेरे पास डेटा ही नहीं है कि पिछले साल तुमको कितना इंटरेस्ट मिला, क्या मिला फंड के अंदर, डेटा नहीं है। और ना क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूट द परक्विजिट्स वैल्यू चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स इन 1727 1727A फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। सर 22-23 का क्यों निकाले फिर आप? 22-23 का निकालना था TP1 और PC1 के लिए। पिछले साल कुछ भी टैक्स नहीं हुआ तो करंट ईयर में TP1 PC1 जीरो हो गया ना, यही तो पढ़े। अगर पिछले साल कुछ भी टैक्सेबल नहीं हो रहा है तो करंट ईयर में तुम्हारा जो फॉर्मूले के अंदर वो है PC1 और TP1, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसीलिए पिछले साल की कैलकुलेशन करनी जरूरी थी। हाँ, अब तुमसे इस क्वेश्चन में पूछे एम्प्लॉय का भी कुछ करना है? हाँ, एम्प्लॉय का भी करना है। क्या करना है? नीचे नोट में आ गया, देखो, इंटरेस्ट ऑन एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग विल ऑल्सो बी चार्जेबल टू टैक्स। ठीक सर, ये जो पिछले साल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अधिक हुआ था उससे रिलेटेड इंटरेस्ट जो करंट ईयर में आएगा वो टैक्सेबल। देखो अभी आपके पास 4820 ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन है पिछले साल का, पिछले साल का ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, तो पिछले साल इसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हुआ होगा। तो फिर करंट ईयर में जो पिछले साल का एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। और पिछले साल जो तुमको इस कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिला था तो वो ये रहा, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन 48050 बीइंग एक्सेस ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन प्रीवियस ईयर 23-24। सर इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट तुम्हारा करंट ईयर में क्या होगा? 24-25 में, प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या होगा? ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हो गया, वही जो तुमको बताया था मैंने। सर पिछले साल तुमने 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है तो पिछले साल का जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन था उसका इंटरेस्ट करंट ईयर में टैक्सेबल होगा। यस, और जो पिछले साल तुमको इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है उस पे फिर से इंटरेस्ट करंट ईयर में टैक्सेबल होगा। पिछले साल जो इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ है वो यहां पे मैं बता ही रहा हूं कि पिछले साल तुमको 482050 से रिलेटेड इंटरेस्ट पे टैक्स देना होगा, उस इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट होगा, वो इस साल में तुमको टैक्स देना पड़ेगा। ये नोट किस ईयर के लिए है? प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए। क्या बोला था? करंट ईयर के एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे तो तुमको इंटरेस्ट पे टैक्स देना ही पड़ेगा, पिछले साल के एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे भी जो इंटरेस्ट है और उसके इंटरेस्ट पे भी जो इंटरेस्ट है उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। ये तुमको मैंने बता रखा है इंटरेस्ट ABCDEF के नाम से SPF वाली क्लास में। SPF वाली क्लास में पूरा चार्ट के थ्रू बता रखा है तुमको ये चीज। ये एक्स्ट्रा है नोट, किसके लिए? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो तुम्हारा 2,50,000 क्रॉस कर रहा है उसके लिए। चलो वापस आते हैं। सर अब करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है RPF का। तो सर करंट ईयर में कितना कंट्रीब्यूशन गया है वो तो बताइए। तो कंट्रीब्यूशन कितना गया है? 550, सैलरी तो सेम है, प्लस 55,000, सैलरी सेम है तो इंटू 12 करेंगे और इंटू 11% करेंगे। सैलरी सेम है करंट ईयर में। करंट ईयर में कितनी इनकम क्रेडिट हुई नहीं दे रखा फंड का, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। तो ठीक है सर, 550 प्लस 55 इंटू 12 इंटू 11%। सर फंड में करंट ईयर में गया 79860। तो एक्सेस कितना गया? -750 सर सबसे पहले 48,600 को टैक्सेबल करो। किसको? 48,600 को एक्सेस कंट्रीब्यूशन बोल के। ये हो गया डन। अब सर इसमें रेट निकालने के लिए आई नहीं दे रखा है, करंट ईयर में कितनी इनकम आई है, तो यहां से आई निकलेगा। देखो ध्यान से, अभी अभी तुमको बताया था करंट ईयर में आई इंटरेस्ट की इनकम, प्रीवियस ईयर 23-24 की इंटरेस्ट इनकम कितनी है इस क्वेश्चन में। तो सर फंड का क्लोजिंग बैलेंस 3355 माइनस फंड का ओपनिंग बैलेंस माइनस करंट ईयर में कंट्रीब्यूशन। हैंग हो गया ये, कोई बात नहीं, ठीक करते हैं इसको। देखो एक बार ना वीडियो को रोक के यहां जितना चीज दिख रहा है ना उतना चीज तो कम से कम लिख ही लो आप।
मैं अभी इंटरेस्ट निकालता हूं इसका। आप जितना चीज दिख रहा है उतना चीज तो कम से कम लिख लो। चलिए कंटिन्यू कीजिए इसको। क्या कह रहा था मैं? सर क्वेश्चन में इंटरेस्ट क्रेडिट फंड के अंदर कितना हुआ है नहीं दे रखा, तो सर उसको कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट को? सर फंड का क्लोजिंग बैलेंस माइनस फंड का ओपनिंग बैलेंस माइनस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन माइनस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तो क्या आ जाएगा ये इंटरेस्ट। अब अपने को आर निकालना है। ये आर कैसे आया? तो आर के लिए मैंने क्या बोला, फंड में जो इंटरेस्ट की इनकम क्रेडिट हुई है डिवाइड बाय फंड का ओपनिंग बैलेंस प्लस फंड का क्लोजिंग बैलेंस और बाय 2 फंड का एवरेज कर देना है और आपको इंटरेस्ट की इनकम को ऊपर रखना है। 222,800 डिवाइड बाय फंड का एवरेज ओपनिंग क्लोजिंग का 1535 प्लस 3355 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 24,45,000। अब इंटरेस्ट रेट 222,800 डिवाइड बाय 24,45,000, तो ये आ गया आपका 0.091, मैच कर गया ये। डन। अब इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, इस क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं। सर पिछले साल का कंट्रीब्यूशन आपका, पिछला साल आपका फर्स्ट ईयर था एंड पिछले साल का कंट्रीब्यूशन आपका मात्र 7,32,050 था, तो जो पिछले साल में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 750 से अधिक हुआ ही नहीं, तो पिछले साल का PC10 TP10, तो ये वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये 0 कैसे आया उसका लॉजिक मैं पहले ही तुमको दे चुका हूं कि अगर आपका फर्स्ट ईयर है और या फिर पहले कभी भी 750 क्रॉस नहीं किए हैं, तो फॉर्मूले में TP1 प्लस PC1 0 होगा, तो R से मल्टीप्लाई करो करो ना करो 0 ही होगा। और करंट ईयर में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसको डिवाइड बाय 2 करके R से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये करंट ईयर की इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल हो गई। बोला सर करंट ईयर में कितना कंट्रीब्यूशन गया है एम्प्लॉय का करंट ईयर में कंट्रीब्यूशन गया 798,600, तो सर ये भी तो 2.5 लाख से अधिक है। ठीक है 2.5 लाख से अधिक है, पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में इसके लिए क्या करना है, लेकिन हम जवाब देंगे। 798,600 माइनस 250, तो बोला सर ये जो एक्सेस गया है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी तो टैक्सेबल होगा। ये रहा लिखा हुआ है 548,600 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग 250 से रिलेटेड इंटरेस्ट को भी तुम क्या करोगे, टैक्सेबल करोगे, तो वो भी आ गया। सर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड इंटरेस्ट को भी तो टैक्सेबल करेंगे, हाँ करेंगे। तो ये हो गया करंट ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन, ये हो गया पिछले साल का एक्सेस कंट्रीब्यूशन, और ये हो गया पिछले साल के एक्सेस कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हिंट में दे दिया। तो ये सारी बातें नीचे एम्प्लॉय से रिलेटेड लिखी हुई हैं। अब ये फंड का एवरेज करने का क्या था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 फंड का एवरेज। अच्छा फंड में कितना इनकम आया नहीं दे रखा है, तो क्लोजिंग माइनस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ओपनिंग बैलेंस, फंड का इनकम निकाल लेने से क्या हो गया, रेट निकल गया। TP1 नील और PC1 नील, क्यों? क्योंकि पिछले साल में फर्स्ट ईयर था और वहां पे तुम्हारा 750 क्रॉस नहीं किया था। तो इससे अच्छा क्वेश्चन और क्या होगा। देखिए इसमें से कुछ लिखना है, वो जो नोट में 4 लाइन थी उसका ये मैंने लिखा दिया है ना, ये जो 4 लाइन थी उसका मैंने ये एग्जाम्पल लिखा दिया आपको। आई थिंक ये क्लियर है। और सर आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं बोलूंगा कि फंड पिछले 15-20 साल से चल रहा होगा, तुम थोड़ा थोड़ा करके जब भी पैसे की जरूरत थी तुम निकाल लेते थे, इसीलिए फंड का बैलेंस कम है, TP1 PC1 का टोटल ज्यादा है। लॉजिक अगर चाहते हो तो देखिए इसमें जो लिखना है लिखिए प्लीज। 732 कैसे आया, 73250, 482,050 यहां पर कैसे आया, 548,60 कैसे आया, ये सब सवाल आपके बन सकते हैं महीने 2 महीने के बाद। वो मैं यहां बता चुका हूं, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। तुम मुझसे पर्सनली डाउट पूछोगे, मैं बोलूंगा जाके वीडियो देखो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स।
प्लीज जो यहां लिखाया है नोट कर लो, कहीं महीने 2 महीने के बाद राउट ना बने। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। चलिए अब ऐसा ही एक बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम मेहनत करेंगे, इंपॉर्टेंट, इसको रिवीजन के लिए जरूर रखिएगा। और वो कहते हैं ना लास्ट 3 डेज रिवीजन, मैं हमेशा 10 डेज लिखता हूं ना, लास्ट 3 डेज रिवीजन। सर 5 दिन के बाद हमारा एग्जाम चालू होने वाला है, थोड़ा बहुत टेक्स्ट में 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना चाहता हूं, तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। वही लास्ट 10 डेज देखो, एग्जाम की रात में तो मैं कभी नहीं बोलता कि तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो, तो तुमको इस क्वेश्चन को इतनी बार देखना पड़ेगा, ऐसे समझो, इस क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस करना होगा कि एग्जाम की रात में ना करो तो भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो बने। अब वही है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है इसमें, ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। कितना रुपया 17(2)(7) में टैक्सेबल होगा और कितना रुपया 17(2)(7)(a) में टैक्सेबल होगा। तुमसे कमेंट नहीं मांग रहा है एम्प्लॉइज की कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, वो तुम अपनी तरफ से लिखना है, लिख दो, ठीक है। अच्छा, इसमें 2-2 सालों का डेटा है, तुम 21-22 से नौकरी कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 23-24, मुझे 3 साल लगातार तुम्हारे पर काम करना पड़ेगा। अगेन यहां लिखा हुआ है एंड डीए, तो यानी ये जो डीए है ये अवेलेबल फॉर रिटायरमेंट है, ये डीए क्या है, अवेलेबल फॉर रिटायरमेंट है। तो इसमें मजा आएगा, पहले साल का इंपैक्ट दूसरे पे देना पड़ेगा, दूसरे साल का इंपैक्ट तीसरे पे देना होगा, ठीक। बिना आंसर देखे देखो, हम लोग ईयर ऑन ईयर चलेंगे, पहले देखेंगे प्रीवियस ईयर 21-22 में क्या हुआ, फिर देखेंगे 22-23 में क्या हुआ, फिर देखेंगे 23-24 में क्या हुआ, वो अपने आप नीचे आंसर मैच कर जाएगा, अपने आप नीचे आंसर मैच कर जाएगा, एक एक करके चलेंगे। हालांकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है 23-24 का बताओ, 24-25 का बताओ, असेसमेंट ईयर हम और पहले से जाएंगे, हम प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 में भी देखेंगे क्या हुआ, क्योंकि वो हमारा पहला साल था और पहले साल का इंपैक्ट दूसरे साल पे पड़ता है, दूसरे साल का इंपैक्ट तीसरे साल पे पड़ता है। तो एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक, और ब्रेक के बाद अग्निवीर, और अग्निवीर के बाद परक्यूजिट्स। पहले ये क्वेश्चन करेंगे, वीडियो रोको, थोड़ा एनालाइज करो, जैसे पहले अभी किए पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक। हम 21-22 पर काम करेंगे, फिर 22-23 पे काम करेंगे, फिर 23-24 पे काम करेंगे, और आपका ये जो फंड्स का डिस्कशन है पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटा सा बात कर लेंगे अग्निवीर वाले का, और वो अमेंडमेंट बोल के बात करेंगे, वो सेम वीडियो यूट्यूब पे अलग से भी जाएगी, अग्निवीर से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट्स आया है सर हमारे एग्जाम्स के लिए, ऐसे करके वो आपको भी बताया जाएगा, और वही वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी। एक बार यहां पर वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को एनालाइज करिए, सॉल्यूशन मत देखिए, सॉल्यूशन नहीं देखिए, जितना एनालाइज कर सकते हैं करिए। नीचे वाले एग्जाम्पल को सॉल्यूशन पे रजिस्टर रख दीजिए, देखिए ना प्रीवियस ईयर 21-22 में कितना गया, 22-23 में कितना, 23-24 में कितना, स्टार्टिंग फ्रॉम 21-22। और डीए में डीए इज अवेलेबल फॉर रिटायरमेंट, लॉजिक क्या है, क्योंकि सर ये दोनों मिला के पैसा कंट्रीब्यूशन जा रहा है आरपीएफ में। जब भी एग्जाम में ऐसी लाइन लिखी रहे आपको डीए अवेलेबल फॉर रिटायरमेंट मानना ही मानना, और ये बात मैंने क्लास में बता दी है आपको, पिछली 2 क्लास में, इनफैक्ट मुझे आज या पिछली क्लास में बताई है, तुमको पिछली क्लास में बताई है कि अगर एंड डीए ऐड करके बोले, इसी इनफैक्ट आज ही की क्लास में बताई है मैंने, तो उसको अवेलेबल फॉर रिटायरमेंट मानते हैं। चलिए करिए, एनालाइज करिए, 2 मिनट वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, उसके बाद ब्रेक लेंगे। चलिए सर, आई होप आप बच्चों ने वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को टाइम दिया होगा, है ना। डिस्कस कर लेते हैं। सर प्रीवियस ईयर 21-22 में क्या हुआ होगा, तो चलिए सर थोड़ा यहां लिखते हैं, थोड़ी जगह चाहिए। सर प्रीवियस ईयर 21-22 में
आपकी बेसिक सैलरी 6 लाख रुपीज है प्लस आपका 8% डीए है यानी 48,000। ठीक, अब इसका ऑब्वियस बात 1 सितंबर को आपने काम किया है, 1 सितंबर से तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका 10% जा रहा है आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी। तो ये अमाउंट कितना आ रहा है 648 इंटू 7 इंटू 10%, 453,600 कितना जा रहा है 453,600 जो कि 7,50,000 और उससे कम है। यानी प्रीवियस ईयर 21-22 में आपका 17,270 है, कोई भी कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं हो रहा, कोई भी उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं हो रहा। 17,270 में इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है वो भी निल, और आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है ही नहीं तो वो भी निल। अब बचा सर एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय का ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का इक्वल कंट्रीब्यूशन जा रहा है कितना 453,600, तो ये 2,50,000 से अधिक है। कितना सर 2,03,600, ये हो गया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो 2,05,000 से अधिक है। सर उससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी तो टैक्सेबल होगा, वो बात यहां पर लिखी हुई है। 20360 से रिलेटेड इंटरेस्ट को हम लोग टैक्सेबल करेंगे अगले साल के लिए। ये बात हो रही है प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। अगर ये बात हो रही है क्योंकि क्वेश्चन में 2 असेसमेंट ईयर का पूछा गया है। सर आपसे मैं प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए ही पूछूं तो जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का, सर एक्सेस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय कितना, एम्प्लॉय 453,600 माइनस 250 कितना 203,600, इससे रिलेटेड इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे टैक्सेबल करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर 21-22 में 2,50,000 वाली अमेंडमेंट आ गई थी। अब अगले साल फिर से एक्सेस कंट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन अगले साल का छोड़ दो सर, ये जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है 21-22 का, इस पर हमें 22-23 में भी टैक्स देना पड़ेगा, तो वो यहां पर लिखा हुआ है पहला नंबर, और इस पर हमें 23-24 में भी टैक्स देना पड़ेगा, तो वो बात यहां लिखी हुई है। और उसके इंटरेस्ट पे भी हमें फिर से इंटरेस्ट टैक्सेबल करना होगा, तो वो बात यहां लिखी हुई है। और ऑब्वियस ही बात है 21-22 में जो तुम्हारा ऊपर इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ तो उसके इंटरेस्ट पे भी हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो वो बात यहां लिखी हुई है। 20360 से रिलेटेड एक्रूड इंटरेस्ट, 20360 से रिलेटेड इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड एक्रूड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात हुई। कौन से कंट्रीब्यूशन की, जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन जा रहा है 21-22 में, है ना, 21-22 में और 21-22 में। ये क्वेश्चन 22-23 प्रीवियस ईयर का है इस पेज पे 22-23, और अगले पेज पे है प्रीवियस ईयर 23-24 का, 2 साल का क्वेश्चन है। 1 साल और इसमें इन्वॉल्व है प्रीवियस ईयर 21-22 जिसमें पूछा नहीं है तो डेटा नहीं है, लेकिन नीचे नोट में उसका रेफरेंस आ रहा है, तो कहां से आ रहा है तो वो मैंने अभी बता दिया। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं 22-23 में, प्रीवियस ईयर 22-23। सर प्रीवियस ईयर 22-23 में अगेन 6 लाख रुपीस का बेसिक सैलरी प्लस 8% 48,000 का डीए 12 महीने और इनटू 10% प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन, तो ये हो रहा है 6 लाख प्लस 48,000 इंटू 12 इंटू 10%, तो ये कितना आ गया 77,777,600। अब ये कितना अधिक है 7,50,000 से, सर ये अधिक है 27,600 रुपए। अब आए हम लोग किसमें, प्रीवियस ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24, 7,50,000 क्रॉस कर गया, तो सर सबसे पहले तुम एक्सेस जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसको टैक्स करो। क्लियर। अब फॉर्मूले में चलते हैं, पिछले साल के लिए है हम लोग, ध्यान से देखो, इसी पे मैं समझा रहा हूं कहां से फिगर आ रही है। अब हम इंटरेस्ट को टैक्सेबल करेंगे असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, तो जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है डिवाइड बाय 2
और इंटू आर। अब ये आर कैसे आया बता देता हूं सर। फिर से प्लीज ये ध्यान रखिए, अभी भी बताया था सर PC1 TP1 इंटू आर 0 कैसे हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है वो 750 से क्रॉस नहीं किया। पिछले साल तुम्हारा कोई भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं हुआ। कौन से ईयर में? 21-22 में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल ही नहीं हुआ। तो जब असेसमेंट ईयर 23-24 से पिछले साल असेसमेंट ईयर 22-23 प्रीवियस ईयर 21-22 में कोई एक्सेस कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल ही नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है PC1 TP1 क्या होगा? PC1 नील होगा, TP1 नील होगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल कोई भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन था ही नहीं। किसमें? प्रीवियस ईयर 20-21 में, प्रीवियस ईयर 21-22 में। सर 20-21 में तो कोई काम ही तुम नहीं कर रहे थे। 21-22 में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ही कितना है? 453,600, जो कि मैं ऑलरेडी तुम्हारा वर्किंग करके दिखा चुका हूं। अब बात हुई सर ये आई कैसे निकालेंगे? 0.11। तो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा और न ही इंटरेस्ट दे रखा है, तो उसके लिए क्या करना होगा? फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस है ये रहा 232743048 और फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है प्रीवियस ईयर 22-23 में हम लोग, तो ये था 22-23 और ये है 22-23 का ओपनिंग और ये है 22-23 का क्लोजिंग। ध्यान से देखिए, ये 22-23 की ओपनिंग है, हम लोग प्रीवियस ईयर 22-23 में है, तो 22-23 की ओपनिंग 22-23 की क्लोजिंग ये रही। इसका डिफरेंस में तुमको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन घटाना होगा। ये रहा डिफरेंस, और 2 बार सेम अमाउंट माइनस हुआ है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तो उससे क्या आ गया? इंटरेस्ट की इनकम प्रीवियस ईयर 22-23 की, और फंड का ओपनिंग बैलेंस प्लस फंड का क्लोजिंग बैलेंस बाय 2 से फंड का क्या आ गया? एवरेज। आप उससे क्या निकाल लिए? रेट। और अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए सर, ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए ये अमाउंट क्या हो गया? ये अमाउंट हो गया PC1। और ये जो अमाउंट है ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए क्या हो गया? TP1 हमारे फॉर्मूले में चला जाएगा अगले साल, क्योंकि सर अगले साल भी आपका कंट्रीब्यूशन इतना ही जा रहा है 777,600। सैलरी में कोई चीज नहीं है, नौकरी तुम छोड़े नहीं हो। तो अगले साल का डेटा ये रहा। अगले साल का डेटा, अगले साल में भी तुम्हारा एक्सेस कंट्रीब्यूशन सेम है, लेकिन इस बार फॉर्मूले में डेटा आ गया। देखो ये लास्ट ईयर का डेटा है, ये प्रीवियस ईयर 22-23 का डेटा है TP1 और PC1। क्लियर? सर करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन बाय 2, ठीक, प्लस पिछले साल का कंट्रीब्यूशन, पिछले साल का इंटरेस्ट इनटू आर, उसमें बाय 2 नहीं करते हैं। अब आर कैसे आया? तो वही चीज, आर में एक तो फंड का क्लोजिंग ओपनिंग का एवरेज, और उसके बाद फंड के क्लोजिंग में से फंड का ओपनिंग और करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन से तुमको आर निकल जाएगा। इस बार PC1 TP1 पिछले पेज से आ रहा है, नील नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल तुम टैक्स दिए हो। बस हो गया। और अब यही बात यहां पर लिखी हुई है सर, जो एम्प्लॉय का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन गया उससे रिलेटेड इंटरेस्ट पे तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा ना, और एक उसके पिछले साल का है, एक 21-22 का है, और एक 22-23 में भी तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एक्सेस गया है। वैसे ही फिर से अगले साल 3 बार इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ेगा, 3 बार कंट्रीब्यूशन पे, एक 21-22 में एक्स्ट्रा गया, एक 22-23 में गया, एक 23-24 में भी गया। बार बार एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे तुमको इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ेगा। और 3 कंट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि फंड के अंदर एक 21-22 का कंट्रीब्यूशन है, एक 22-23 का कंट्रीब्यूशन और एक 23-24 का भी कंट्रीब्यूशन है। यही तुमको बार बार समझा रहा हूं। और सर 21-22 से रिलेटेड एक्रूड इंटरेस्ट भी फंड के अंदर है, और 22-23 से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन का एक्रूड इंटरेस्ट भी फंड के अंदर है, तो उस पे भी फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ये नोट लिखो ना लिखो, मार्क्स मिलेंगे तुमको। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए तो कोई कमेंट करने बोल ही नहीं रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए तो कुछ कमेंट करना ही नहीं है तुमको सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का पूछ रहा है। 1727 और 1727A में कितना कितना टैक्स होगा असेसमेंट ईयर 23-24 और 24-25 में। बट नौकरी तुम 21-22 से की हो, तो डेटा हमें 21-22 से उठाना पड़ेगा, तभी तो ये नील आया। TP1 और PC1 0,
नील। जब तक तुम पिछले साल की वर्किंग नहीं करोगे ये आंसर आएगा कैसे? सर हमने पूरा अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लिया है, हमने पीपीएफ का फुल फ्लेज डिस्कशन कर लिया, हमने एसपीएफ का पूरा डिस्कशन कर लिया, हमने अब तो मैं भी थक चुका हूं सर, मैं भी थक चुका हूं। पिछले 3-4 क्लास से प्रोविडेंट फंड में इतना पढ़ा दिया है सर। फंड क्या होता है वो स्टार्ट किया, ठीक है। यूट्यूब पे ये पार्ट सी है वीडियो, प्रोविडेंट फंड की कंटिन्यूटी में ये पार्ट सी है, इसके पहले के 2 पार्ट और हैं यूट्यूब पे। तो मैंने इस 3 पार्ट में यूट्यूब पे, और आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो पिछले 3-4 क्लास से मैंने आपको पीपीएफ पढ़ा दिया, एसपीएफ पढ़ा दिया, यूआरपीएफ पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने तुमको एएसएफ पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने तुमको आरपीएफ पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने तुमको पढ़ाया कि अगर यूआरपीएफ से पैसा आरपीएफ में ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा। उसके बाद मैंने तुमको पढ़ाया एएसएफ से पैसा अगर तुम ले जाओगे एनपीएस में तो क्या होगा। उसके बाद मैंने तुमको पढ़ाया आरपीएफ से अगर पैसा ले जाओगे एनपीएस में तो क्या होगा। मैंने तुमको एनपीएस का 80CCD भी आज की क्लास में पढ़ा दिया। सर मैंने तुमको 12% की लिमिट भी सिखा दी, 9.5 की लिमिट भी सिखा दी, 250 की लिमिट भी सिखा दी, 750 की लिमिट भी सिखा दी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिट, और जो फंड पैसा निकालते हो लास्ट में डेथ पे, रिटायरमेंट पर, मैंने तुमको 10-11 भी बताया, मैंने तुमको 10-12 भी बताया, मैंने तुमको 10-13 भी बताया। सर मैं थक चुका हूं, इतना कॉन्सेप्ट डिटेल्ड में मैंने तुमको बताया है, अब तुम्हारे रिवीजन करने की बारी है। जो अभी तक आप पढ़े हैं इतनी सारी बातें, पेज नंबर 22 ऑनवर्ड्स, और सेट में इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अगर अभी तक रिवाइज नहीं किए, हालांकि पिछली क्लास में ही बोला था रिवाइज करके आज की क्लास स्टार्ट करना, नहीं किए तो अब ब्रेक लगा देना, आगे कुछ ना पढ़ना, पहले रिवाइज ही कर लो, मेरा ये कहना है। मतलब इतनी सारी चीजें हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। पेज नंबर 22 प्रोविडेंट फंड यहां से स्टार्ट हुआ था, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 29 की कुछ बातें की, फिर 30, 31, 32, 33। जो बच्चे YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं क्या करूंगा, सैलरी चैप्टर के सारे जो नोट्स हैं ये 21st एडिशन के सेट ए सेट बी के साथ, उसका गूगल ड्राइव लिंक भी लगा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। और अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो भी ये सारा डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है, इंटर के लिए तो है ही है। और इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स ये सब पढ़े नहीं पढ़े, तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने इतना कुछ नहीं पढ़ा इसलिए सिलेबस में नहीं है, तो ये बड़ी गलतफहमी है। जो जो चीज पढ़ाया है मैंने, हर चीज सिलेबस में है, इंक्लूडिंग मैंने तुमको 80C का भी रेफरेंस पढ़ाया, 80CCD का भी रेफरेंस पढ़ाया, बीच बीच में 115 BAC का भी रेफरेंस लिया। अब तुम्हारे रिवीजन की बारी है और डाउट्स पूछने की बारी है। एक चीज बच रहा है, अब कौन सा, अग्निवीर से रिलेटेड 80CCH। तो अभी ब्रेक लेंगे आप, जो हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट्स, अभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं इस बैच में, वो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम लोग उसमें जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद परक्यूजिट्स में, इसमें अराउंड 30 मिनट्स लगेगा मुझे, 20 से 30 मिनट लगेगा इसमें। इसकी YouTube वीडियो अलग से आएगी, प्लीज ध्यान रखिएगा। 80CCH से रिलेटेड जो डिस्कशन हमारा रह रहा है पेज नंबर 26 पे, वो पूरा भी डिस्कस कर दूंगा, और उसमें 80CCH भी डिस्कस कर दूंगा, और फिर उसमें 115 BAC का इंपैक्ट भी बताऊंगा। ऑल अग्निवीर से रिलेटेड जो कॉर्पस फंड है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन जाएगा, अग्निवीर का जो कंट्रीब्यूशन जाएगा, तो उसका टैक्सेबिलिटी, उसका डिडक्शन, उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स। जब अग्निवीर 4 साल के बाद जॉब कंप्लीट करके अपना फंड से पैसा निकालेगा, तो उसका ट्रीटमेंट, फंड में जो इंटरेस्ट की इनकम क्रेडिट होगी उसका ट्रीटमेंट, और अगर 115 BAC शिफ्ट अप्लाई हो रहा है या शिफ्ट आउट कर लिया तो उसका इंपैक्ट, सब कुछ बताऊंगा 80CCH का पूरे फॉर्मेट प्रेजेंटेशन के साथ। क्या नहीं बताया अभी तक पिछले 3-4 क्लास में, 80CCD का फॉर्मेट प्रेजेंटेशन नहीं बताया है, खाली बात बोल के रख दी। उसका प्रेजेंटेशन पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं बताया, वो डिडक्शन की क्लास में बताऊंगा। यही तो मोटा मोटी मेरी तरफ से ऑल डन है।
वी आर मूविंग टू न्यू टॉपिक आफ्टर ब्रेक। यूट्यूब वाले बच्चे अलग से वीडियो देखोगे 80cch का होगा मेरे चैनल पे, या आगे आ जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया होगा। आज जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद अगले 5 दिन के अंदर अंदर के वीडियो अपडेट्स देखोगे तो वो वीडियो दिख जाएगी 80cch वाली, अग्निवीर से रिलेटेड। बाकी अभी फिलहाल ब्रेक लो, मैं भी अभी ब्रेक ले रहा हूं, ठीक है। और आगे सैलरी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, बीच बीच में मैं रिवीजन कराता रहूंगा। सर सैलरी चैप्टर में अमेंडमेंट्स है कहीं कहीं, अगर जो बच्चे YouTube पे हमें अमेंडमेंट्स के लिए फॉलो कर रहे हैं तो सैलरी चैप्टर पे जो जो अमेंडमेंट्स हैं जहां जहां उससे रिलेटेड वीडियोस YouTube पे आएंगी, जैसे अग्निवीर वाली वीडियो आएंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूं अमेंडमेंट हो ना हो, ये जो प्रोविडेंट फंड का टॉपिक पढ़ाया है ये तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज, जितनी भी चीज पढ़ाई है आपको। प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड बात सैलरी में, फिर थोड़ी बात आगे होगी पीजीबीपी में, फिर थोड़ी बात आगे होगी कहां, डिडक्शन की क्लास में। और इंटरमीडिएट लेवल पे ही इतना डिटेल डिस्कशन होता है, फाइनल में तो इतना डिटेल डिस्कशन होता भी नहीं है। और ऑफिस में भी भरपूर यूज होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट ऐसा मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जो भी पढ़ाया आपको पिछली 2 क्लास में और आज, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये मत सोचना कि हम लोग बियॉन्ड द सिलेबस जाके पढ़ें। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं और आपके सिलेबस में जो था वही मैंने पढ़ाया है, हर चीज जो सिलेबस की है वही पढ़ाया है, सिलेबस से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया है। बट थोड़ा क्या है, एग्जाम्पल्स, फॉर्मेट्स, प्रेजेंटेशन, अपनी बुक के क्वेश्चंस, ये सब कराने में थोड़ी टाइम ज्यादा लगता है। तो मैंने पहले ही बोला, आप फास्ट ट्रैक मैराथन बैच में नहीं है, आप एक रेगुलर बैच में है जहां डिटेल्ड डिस्कशन होता है फ्रॉम 0 लेवल, ताकि कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ो तो फिर आगे किसी वीडियो की जरूरत ना पड़े। ब्रेक ले लें। देखो यहां कुछ लिखना है क्या? डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, डन। ये एक मैंने यहां पर डिस्कशन करना चाहा। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद हम लोग मिलेंगे इस पेज पे, पेज नंबर 6.26 पे, ये अग्निवीर अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड, और सीसीएच को यहीं पे फिनिश भी करेंगे, डिडक्शन चैप्टर से रिलेटेड है। मतलब सैलरी प्लस डिडक्शन मिक्स करके खत्म करेंगे। और यूट्यूब पे इसकी वीडियो अलग से आएगी, अमेंडमेंट बोल के, डीटी अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट 2023 सेक्शन 80 सीसीएच अग्निवीर, इस टाइटल से इसकी वीडियो अलग ही आएगी। ब्रेक एंजॉय करें प्लीज।